नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 453 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण को वैध ठहराकर न केवल सरकार को बल्कि इस वर्ग को भी एक बड़ी राहत दी। यद्यपि आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण को सही ठहराने वाला निर्णय सर्वसम्मति से नहीं दिया गया, लेकिन इससे उसकी वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 5 सदस्यीय पीठ के 3-2 बहुमत से आर्थिक आरक्षण को उचित बताने वाले निर्णय की महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसे संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के रूप में रेखांकित नहीं किया गया। ज्ञात हो कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में यही कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। वास्तव में इसी कारण आर्थिक आरक्षण के विरुद्ध की एक बड़ी दलील यह थी कि इससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं है, तो फिर यह प्रश्न उठेगा कि संविधान के मूल ढांचे वाला सिद्धांत कितना मायने रखता है। इस प्रश्न का उत्तर जो भी हो, अब आर्थिक आरक्षण के साथ साथ जातिगत आरक्षण को लेकर होने वाली राजनीति समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरह के आरक्षण एक दूसरे वर्ग के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करते। पैरा समझना कठिन है कि कुछ राजनीतिक दल आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत क्यों दिख रहे हैं। ऐसे दलों में से एक द्रमुक का यह कहना विचित्र है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करने वाला है। आखिर निर्धन वर्गों को राहत देना सामाजिक न्याय के विरुद्ध कैसे हो सकता है।
क्या सामाजिक न्याय का निर्धारण केवल जाति विशेष को आरक्षण का लाभ देने से ही होता है? आर्थिक आधार पर आरक्षण को संविधान सम्मत ठहराए जाने के बाद यह माना जा रहा है कि अब आरक्षण की मांगों को नए सिरे से बल मिल सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि समय समय पर जातिगत आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की भी मांग होती रहती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण की भी। कहना कठिन है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन उचित यही है कि ऐसी कोई व्यवस्था बने जिससे समस्त पात्र लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। यह जातिगत आरक्षण के मामले में भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए और आर्थिक आरक्षण के मामले में भी। निसंदेह ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे नीति नियंता समाज के व्यापक हित में आरक्षण व्यवस्था के तौर तरीकों को और प्रभावी एवं न्याय संगत बनाने के लिए नए सिरे से विचार करेंगे, जैसा कि आर्थिक आरक्षण पर फैसला सुनाने वाली पीठ की न्यायाधीश बेला त्रिवेदी ने कहा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण को वैध ठहराकर न केवल सरकार को बल्कि इस वर्ग को भी एक बड़ी राहत दी। यद्यपि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण को सही ठहराने वाला निर्णय सर्वसम्मति से नहीं दिया गया, लेकिन इससे उसकी वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 5 सदस्यीय पीठ के 3-2 बहुमत से आर्थिक आरक्षण को उचित बताने वाले निर्णय की महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसे संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के रूप में रेखांकित नहीं किया गया। ज्ञात हो कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में यही कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। वास्तव में इसी कारण आर्थिक आरक्षण के विरुद्ध के एक बड़ी दलील यह थी कि इससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं है, तो फिर यह प्रश्न
उठेगा कि संविधान के मूल ढांचे वाला सिद्धांत कितना मायने रखता है। इस प्रश्न का उत्तर जो भी हो, अब आर्थिक आरक्षण के साथ साथ जातिगत आरक्षण को लेकर होने वाली राजनीति समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरह के आरक्षण एक दूसरे वर्ग के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करते। पैरा समझना कठिन है कि कुछ राजनीतिक दल आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत क्यों दिख रहे हैं। ऐसे दलों में से एक द्रमुक का यह कहना विचित्र है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करने वाला है। आखिर निर्धन वर्गों को राहत देना सामाजिक न्याय के विरुद्ध कैसे हो सकता है? क्या सामाजिक न्याय का निर्धारण केवल जाति विशेष को आरक्षण का लाभ देने से ही होता है? आर्थिक आधार पर आरक्षण को संविधान सम्मत ठहराए जाने के बाद यह माना जा रहा है कि अब आरक्षण की मांगों को नए सिरे से बल मिल सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि समय समय पर जातिगत आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की भी मांग होती रहती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण की भी। कहना कठिन है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन उचित यही है कि ऐसी कोई व्यवस्था बने जिससे समस्त पात्र लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। यह जातिगत आरक्षण के मामले में भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए और आर्थिक आरक्षण के मामले में भी। निसंदेह ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे नीति नियंता समाज के व्यापक हित में आरक्षण व्यवस्था के तौर तरीकों को और प्रभावी एवं न्याय संगत बनाने के लिए नए सिरे से विचार करेंगे, जैसा कि आर्थिक आरक्षण पर फैसला सुनाने वाली पीठ की न्यायाधीश बेला त्रिवेदी ने कहा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण को वैध ठहराकर न केवल सरकार को बल्कि इस वर्ग को भी एक बड़ी राहत दी। यद्यपि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण को सही ठहराने वाला निर्णय सर्वसम्मति से नहीं दिया गया, लेकिन इससे उसकी वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 5 सदस्यीय पीठ के 3-2 बहुमत से आर्थिक आरक्षण को उचित बताने वाले निर्णय की महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसे संविधान
के मूल ढांचे के उल्लंघन के रूप में रेखांकित नहीं किया गया। ज्ञात हो कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में यही कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। वास्तव में इसी कारण आर्थिक आरक्षण के विरुद्ध के एक बड़ी दलील यह थी कि इससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं है, तो फिर यह प्रश्न उठेगा कि संविधान के मूल ढांचे वाला सिद्धांत कितना मायने रखता है। इस प्रश्न का उत्तर जो भी हो, अब आर्थिक आरक्षण के साथ साथ जातिगत आरक्षण को लेकर होने वाली राजनीति समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरह के आरक्षण एक दूसरे वर्ग के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करते। पैरा समझना कठिन है कि कुछ राजनीतिक दल आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत क्यों दिख रहे हैं। ऐसे दलों में से एक द्रमुक का यह कहना विचित्र है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करने वाला है। आखिर निर्धन वर्गों को राहत देना सामाजिक न्याय के विरुद्ध कैसे हो सकता है? क्या सामाजिक न्याय का निर्धारण केवल जाति विशेष को आरक्षण का लाभ देने से ही होता है? आर्थिक आधार पर आरक्षण को संविधान सम्मत ठहराए जाने के बाद यह माना जा रहा है कि अब आरक्षण की मांगों को नए सिरे से बल मिल सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि समय समय पर जातिगत आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की भी मांग होती रहती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण की भी। कहना कठिन है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन उचित यही है कि ऐसी कोई व्यवस्था बने जिससे समस्त पात्र लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। यह जातिगत आरक्षण के मामले में भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए और आर्थिक आरक्षण के मामले में भी। निसंदेह ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे नीति नियंता समाज के व्यापक हित में आरक्षण व्यवस्था के तौर तरीकों को और प्रभावी एवं न्याय संगत बनाने के लिए नए सिरे से विचार करेंगे, जैसा कि आर्थिक आरक्षण पर फैसला सुनाने वाली पीठ की न्यायाधीश बेला त्रिवेदी ने कहा। स्टॉप।